हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, ये हमारी स्टार्ट हो चुकी थी 1 जून से। हमने अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को स्टार्ट करा था, जो इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए। इससे हमें पता चलेगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि कौन से स्पेसिफिक एरिया से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने और यूपीपीसीएस ने। ठीक है, कंसेप्चुअल आपका बेस क्लियर कर देगी एंड आपको आगे जो भी आप इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, वो समझने में आपकी हेल्प हो जाएगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, हम लोग कवर कर चुके हैं फर्स्ट। देखो, ये मैंने बताया था कि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ है। सारी बातें आप लोगों को पता ही हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने कवर करा था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। एक एक चीज़ हमने समझी थी यहाँ पे एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर हमने देखा था बहुत एक्सटेंसिवली मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, लेट मी जस्ट, ठीक है, मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक, कि सारी बातें हमने समझ ली थी। ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ये 4th चैप्टर को भी हमने समझा था, जो मैप्स के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। एंड अब जो हमारी बारी है ना, वो जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान से, थोड़ा टाइम लगा करके पढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो आपका 50 मिनट्स का हो सकता है। ठीक है, अगर 1 घंटे का भी हो गया तो मुझे नहीं पता, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वरना एवरेज बेसिस 40 to 50 मिनट्स का रहेगा। क्योंकि यार देखो, टाइम लगता है समझाने में चीज़ों को एंड कुछ लोगों को यार नहीं समझ आता है इतनी जल्दी, थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है कुछ एरियाज़ पे। चलो, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, कुछ डोमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो पहला पैराग्राफ है ना, वो ये बोल रहा है कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्थ है वो एक ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ समझा देती हूँ। यहाँ पे तो लिखा हुआ है, बट स्पेसिफिकली मैं आपको पहले बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये अच्छा नहीं बनाना यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक, एक सेकेंड। ठीक है, अब ये 3 चीज़ है। 3 चीज़ क्या है? दैट इज़ लिथोस्फीयर। ये है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जो अर्थ के क्रस्ट से, रॉक्स वगैरह से, लिथ मतलब रॉक होता है, रॉक वगैरह से रिलेटेड होता है। एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर होता है अपने क्लाइमेट से रिलेटेड, हवा वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, बेसिकली। एंड तो थर्ड है ना, वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब पानी। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड। अब यहाँ पे जब तीनों चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं ना, तो बनता क्या है हमारा? बनता है हमारा, दिस इज़ नोन एज बायोस्फीयर। और यहीं पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है। लाइफ पॉसिबल होने के लिए 3 कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक नैरो जोन होता है। यहाँ पे मैंने आपको बस 20 सेकंड में ये बात समझा दी कि कौन कौन सी 3 जो एलिमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है जो भी चीज़ रॉक से रिलेटेड हो, रॉक, अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड हो। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जो भी चीज़ क्लाइमेट से रिलेटेड हो, कह लो हवा वगैरह से, एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उन सब से रिलेटेड हो। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जो भी चीज़ पानी से रिलेटेड है। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी ना, वहाँ आपका बन जाएगा बायोस्फीयर। और यही वो जगह है, यही वो नैरो जोन है बेसिकली, जहाँ पे आपकी लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब हम समझते हैं कि एनसीईआरटी हमारी क्या बोल रही है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन। हाँ भाई, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, जहाँ पे वो मिलते हैं। कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ वो मिल रहे हैं इस एरिया में, और यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, यही बोल रहे हैं, ओवरलैप करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो सॉलिड पोर्शन है। ठीक है, सॉलिड पोर्शन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, रॉक्स के ऊपर अपना घर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। मैंने बताया रॉक्स वगैरह से रिलेटेड जो भी अर्थ के क्रस्ट से रिलेटेड चीज़ होती है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जो गैसियस है, लेयर है जिसकी अर्थ को सराउंड करती है, बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, द अप्रोप्रिएट वर्ड इज एटमॉस्फेयर, जिसमें हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी वेरियस गैसेस मिलती हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। और वाटर बहुत ही आपको पता है 70% ऑफ द अर्थ पानी ही है। पानी को हम लोग, सॉरी, अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। पानी का कलर ब्लू होता नहीं है, दिखता है बस। ठीक, वाटर कवर्स वेरी बिग एरिया। ये बात ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पानी से जो भी चीज़ रिलेटेड होती है ना, उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। आप देखते हो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पानी से अगर बिजली बना रहे। ठीक, जो हाइड्रोस्फीयर होती है ना, वो कंप्राइज करती है बेसिकली वाटर, सारे ही फॉर्म है। सारे फॉर्म क्या है पानी के? आइस है, वाटर है, वाटर वेपर है।
तीन है, देखो आइस जमी हुई बर्फ, पानी जो हम लोग देखते हैं, और वाटर वेपर जो गैस में जो आपके एटमॉस्फेयर में होता है गैसियस फॉर्म में। ठीक, अब बायोस्फीयर, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिल गई यहाँ पे मिल रही हैं, इस एरिया में मिल रही हैं, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिल गई तो यहाँ पे एक नैरो जोन बन गया जहाँ पे हम लैंड, वाटर, एयर सारी चीज़ें मिल गई यहाँ पे आकर के, और यहीं पे हमें लाइफ पॉसिबल होती हुई दिखती है। तो बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। क्या है लाइफ पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे हमें मिल रहा है बेसिकली लैंड, वाटर, एयर टुगेदर, इकट्ठे मिल रहा है हमें। ये भैया क्या बोल रहे हैं, ऊपर हमारे दीदी थी, आज ये भैया आ रहे हैं, इन द ग्रीक लैंग्वेज। अच्छा, ग्रीक लैंग्वेज में होता है, तो ग्रीक लैंग्वेज जो लिथोस होता है उसका मतलब होता है स्टोन, मैंने रॉक बताया स्टोन, ठीक है, सिनोनिम है एक दूसरे के। एटमॉस मतलब होता है वेपर, एटमॉस मतलब क्या होता है वेपर, और हुडोर मतलब होता है वाटर, हुडोर मतलब वाटर, और बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, जो भी चीज़ बायो से रिलेटेड होती है दैट इज़ लाइफ ओनली। अब लिथोस्फीयर के बारे में कुछ एक चीज़ देख लेते हैं। लिथोस्फीयर क्या बोल रहे हैं? लिथोस्फीयर इतना आपको समझ आ गया कि जो भी चीज़ रॉक से, स्टोन से रिलेटेड होती है तो वो लिथोस्फीयर होता है। जब हम लोग रहते हैं, जो एक्चुअली हम देखते हैं वो लिथोस्फीयर है। अर्थ के इंटीरियर के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि हाँ, क्रस्ट, मैंटल, कोर, इनर कोर, आउटर कोर, ये सब क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, बट जितना अभी एनसीईआरटी में दिया गया वी विल स्टिक टू दैट। लिथोस्फीयर जो सॉलिड पोर्शन है ना अर्थ का, सॉलिड पोर्शन, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इसमें रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो अर्थ के क्रस्ट में होते हैं, और थिन लेयर्स ऑफ सॉइल आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी सॉइल में, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक, एंड जो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं आपको पता है। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ। भैया टू मेन डिविजन्स हैं अर्थ की, बात कर रहा है कि दो मेन डिविजन्स है अर्थ के। एक तो होता है लैंड मास, ठीक है, जिसे हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब बोलोगे इसमें आपको पता चलेगा कि पैंजिया होता है, पैंथेलासा होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे, पर स्टिल एक समझ लो, ठीक, कि जो लार्ज बेसिकली जो हमारा अर्थ सरफेस है ना उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अर्थ को हम लोग, क्या ही गंदी हैंड राइटिंग आती है मेरी इससे, जो अर्थ है ना उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो लैंडमास वाला एरिया है ना उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो वाटर वाला एरिया है, जो वाटर वाला एरिया है उसको बोलते हैं ओशन। इसके पीछे की एक स्टोरी है, ठीक, पैंजिया पैंथेरासा वाली, तेथेस सी एंड ऑल जो भी था, आगे चल के एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। ठीक, तो जो लैंडमास वाला है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंट, जो ह्यूज वाटर बॉडीज है उसे बोलते हैं ओशन बेसिस। क्या बोलते हैं? ओशन बेसिस। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। भाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप देखते हो, ठीक है, आप अटलांटिक ओशन देख लो, पैसिफिक ओशन देख लो, हर एक वाटर बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड। लो मैप देख लो, नीचे भी मैप बताएगा। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब देख लो, कभी भी अगर आ जाए तुम्हारे सेंटेंस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, ठीक है, कि जो लेवल है सी वाटर का रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, तुम्हें लाइन ढूंढे नहीं मिलेगी कि ये 6 क्लास की एनसीईआरटी में दी गई है भाई। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, क्योंकि तुम ओनली, सेम, ये देख करके ना, नॉट देख करके ना क्रॉस मार देते हो, पर ये सही है भाई। जो सी वाटर का जो लेवल है ना वो हर जगह सेम है। ठीक, अब देख लो, एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी, फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज जीरो। बेसिकली आपने कभी स्टेशन पे देखा हो, आप न्यू दिल्ली स्टेशन में या किसी भी जहाँ पे भी रहते हो, तो समुद्र तल से इतने ऊंचे, कहाँ से? समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे, अबव सी लेवल, इतना अबव सी लेवल, उसी के बारे में बात कर रहा है। जो लैंड का बेसिकली मेजरमेंट होता है ना वो सी लेवल के उसमें नापा जाता है। ठीक, समझ आओ किसमें नापा जाता है? सी लेवल के उसमें नापा जाता है, एंड जितना भी वो ऊपर होगा ना सी लेवल से उतना लिखा होता है अबव सी लेवल। ठीक है, 240 मीटर, जिसमें भी फीट में लिखा हो, कहीं पे मीटर में लिखा हो, इतना अबव सी लेवल। ठीक, आप जहाँ पे रहते होगे वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, ऑब्जर्व करना, अपने रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे भी लिखा होता है अबव सी लेवल, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये बाबू देखो मैप है, इसमें ऐसे ही देख लो, कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही देख लो तुम। क्या बता रहा है ये बोल रहा है कि भाई ये कॉन्टिनेंट है। हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है? 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है। कितने हैं? ऐसे लिख लेते हैं, 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशंस हैं। ठीक है, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, 5 ओशंस है। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? चलो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और एंटार्क्टिका, ये 7 ओशंस है। 5 वाटर बॉडीज भी देख लेते हैं, 5 ओशंस भी देख लेते हैं। ये 7 कॉन्टिनेंट्स थे एक्चुअली। ठीक, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन और इधर होगा पैसिफिक ओशन। हाँ, ये 5 हमारे पास ओशंस हैं। ठीक है, ये तो बेसिक है ना। अब हम जब मैपिंग पढ़ेंगे तब हम रॉकीज माउंटेन पढ़ेंगे, यहाँ पे ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, इंडीज माउंटेन पढ़ेंगे। ठीक,
और यहाँ पे एटलस माउंटेन पढ़ेंगे, मोरक्को, वेनेजुला, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। वेनेजुला यहाँ पे, ठीक है, मराकाइबो जो लेक है, एवरीथिंग विल बी कवरिंग। ठीक, यहाँ पे जितना दे रखा है। अब देख लो, द हाइएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। यूपीएससी के लिए ये जो हाइट है इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट यूपी पीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे हो तो एक बार को देख लेना। ठीक है, मीटर्स अबव द सी लेवल, क्या बोल रहा है, इतना समुद्र तल से 8848 मीटर जो है वो अबव है सी लेवल से। और जो डीपेस्ट मैरियन ट्रेंच के बारे में बात करें जो पैसिफिक ओशन में है, जो डीपेस्ट बेसिकली जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है ना, दैट इज 11,022 मीटर्स, जो कि मारियाना ट्रेंच में है पैसिफिक ओशन में। इट्स अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड मुझे तो लग भी नहीं रहा कि भाई 1 घंटा ही स्ट्रेच हो जाएगा, इतना बेसिक है ये। ठीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक देख लो, माउंट एवरेस्ट, इसमें क्या क्या बदलूँ मैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पीक कितना है, ठीक है, इतना अबव सी लेवल है। ग्रेटेस्ट डेप्थ देख लो, मारियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में, इतना याद रखना। ठीक है, मिड अटलांटिक रिज भाई अटलांटिक ओशन में, ठीक, मारियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉन्टिनेंट। अभी मैं तुम्हें बता करके आई हूँ 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, कितने, 7 मेजर कॉन्टिनेंट। ये इनको सेपरेट करा गया है, हमने नहीं सेपरेट करा है। दे नेचुरली सेपरेटेड बाय द वाटर बॉडीज, लार्ज वाटर बॉडीज। इन कॉन्टिनेंट्स का नाम है एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ठीक, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनको याद रखना। अब तुम्हारा जो होमवर्क है ना, तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम्हें इनको एरिया वाइज कॉमन में बताना है। मुझे क्या करना है, इनका मतलब ऐसे बताओ कि सबसे बड़ा कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे छोटे से सबसे बड़ा ऐसे लगा लो। चलो ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लगाओ, कॉमन में बताओ कि सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। चलो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लगाओ। मैं तो यही कमेंट करता हूँ, बस 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। हाँ, एक बात और है यहाँ पे, बेसिकली जो सबसे ज़्यादा लैंड है ना वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं देखने को मिलता। इससे पहले हमने पढ़ा था ना, ये अर्थ है सपोज, यार ये मुझसे सर्कल नहीं बन पाता है, ये अर्थ है, एक इक्वेटर जो है लैटिट्यूड गया हुआ है, इक्वेटर कहते हैं 0 डिग्री को, इसके जो ऊपर है उसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो बेसिकली जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे लैंड ज़्यादा है ओशन से, सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन ज़्यादा है लैंड से। ठीक है, इतना हमेशा याद रखना कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो लैंड ज़्यादा है ओशन से। ठीक, अब बारी आती है कि एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, वहाँ पे इंडिया पड़ता है, हम रहते हैं वहाँ पे। ये कवर करता है बेसिकली 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, 1/3 कवर करता है। ये जो कॉन्टिनेंट है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब हमने एक लॉन्गिट्यूड पढ़ा था यहाँ पे, क्या था उस लॉन्गिट्यूड का नाम तुम बताओगे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ ग्लोब वाले चैप्टर में। ठीक है, इधर हमारा था वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर था ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो इंडिया है बेसिकली वो पड़ता है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पड़ता है इंडिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बेसिकली पास करता है इस कॉन्टिनेंट से। इंडिया से भी पास करता है क्या, बताओ भाई, इंडिया से पास करता है। इक्वेटर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास करता है, कुछ स्टेट से उनसे पास करता है। तुम कमेंट में बताओ मुझे कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, नहीं तो जो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। एशिया को सेपरेट करा जाता है यूरोप से यूराल माउंटेन्स के थ्रू, नेचुरली सेपरेटेड है, हमने नहीं करा। से बोलते सेपरेट करा जाता है विद बाय द नेचर। ठीक है, मैंने नहीं, तुमने नहीं करा है, बाय द नेचर दे आर सेपरेटेड नेचुरली। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। ठीक, और ये जो बेसिकली जो लैंड मास है ना जो कंबाइन करा जाता है उसको बोलते हैं यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। अब बारी आती है यूरोप की, दिस इज मच स्मॉलर देन एशिया, बहुत छोटा है एशिया से। ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंट है ये वेस्ट ऑफ एशिया लाई करता है, बेसिकली वेस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। मैंने डायरेक्शंस में तुम्हें अच्छे से समझा दिया था, कार्डिनल डायरेक्शंस थे ना ये। और जो आर्कटिक सर्कल है ना वो इससे पास करता है, ऊपर मैंने बताया था यहाँ पे एक आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल है। ठीक है, एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बारे में याद आया तुम्हें कुछ। बेसिकली ये तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इट इज़ बाउंड बाय द वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स। ठीक है, लुक एट द मैप भाई, देख लो 1 2 3 तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ठीक है, मैपिंग में वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग। अब अफ्रीका, यहाँ पे साफ लिखा है कि अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब तो एशिया सबसे बड़ा था, तब तुम्हें पता चल गया यहाँ पे, अब तो तुम बता ही दो। इक्वेटर जो है 0 डिग्री हमारा जो लैटिट्यूड है
वो इससे ऑलमोस्ट मिडिल से बेसिकली इसको 2 हिस्सों में ऐसे है ना, ऐसे है सपोज दिस इज अफ्रीका, तो बीच से निकलता है इसके 0 डिग्री, बीच से निकलता है इसके इक्वेटर। ठीक है, अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ दोनों ही पास करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो उसको लार्ज पार्ट है ना वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। नदर्न हेमिस्फीयर समझ रहे हो, ये ऊपर वाला। बेसिकली नदर्न हेमिस्फीयर नाम आ रहा है नॉर्थ, तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड कि हाँ भाई नॉर्थ में ही होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में ही होगा। ठीक, इट इज़ द बेसिकली ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ अभी अभी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न ये पास करता है। और इसके मैपिंग में हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं इसके बीच में आती हैं। अब बारी आती है सहारा डेजर्ट की। बेसिकली जो सहारा डेजर्ट है दैट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट नहीं डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। अफ्रीका में है ये जो कॉन्टिनेंट है ये चारों तरफ से बेसिकली पानी से घिरा हुआ है। बेसिकली ओशंस हैं, किसी तरफ सीज़ हैं। ठीक, वर्ल्ड मैप में देख लो, अब तुम अपने मैप में देखो। ठीक है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट मतलब अगर मैं कभी भी बोलूँ तो लॉन्गेस्ट इज इन टर्म्स ऑफ लेंथ, लार्जेस्ट बोलूँ इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मतलब वॉल्यूम मतलब कितना पानी है उसमें। ठीक है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी कितनी ज़्यादा है लेंथ में। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज़ नाइल, ये फ्लो करती है बेसिकली अफ्रीका से, ऐसे जाती है ये, यहाँ से वाइट नाइल ब्लू नाइल मिल करके ना नाइल जाती है, मेडिटेरेनियन सी में जाती है ये। ठीक है, इसको आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसको फादर ऑफ द अफ्रीकन रिवर्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब तुम नोटिस करके बताओ मुझे, ये काम तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका क्या होता है? इट इज़ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, कन्फ्यूज हो जाता है बहुत लोग। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है। ठीक है, अब बारी आती है नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। ये बेसिकली लिंक है साउथ अमेरिका से बाय द वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड, जिसे अगर देखो पनामा, बेसिकली नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड जो होती है, दो बड़े लैंड मासेस को, ये बड़ा लैंड मास है इधर एक, ये लैंड मास सॉरी अगर ये लैंड मास 1 है और ये लैंड मास 2 है, अगर नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से कनेक्ट करती है तो उसको बोलते हैं इस्थमस। तो इस्थमस ऑफ पनामा जो है बेसिकली ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करती है। ठीक है, ये प्रॉपर नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर मतलब इस तरफ पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्दर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 3 ओशन सराउंड करते हैं इसके कॉन्टिनेंट को। अब तुम बताओगे, देख लो इस कॉन्टिनेंट को 3 ओशन सराउंड कर रहे हैं, एक ये और एक ये, इनके नाम लिखो। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें दिखा दिया। अब आ रही है साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका है ये कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ करेगा? यहाँ करेगा कम्प्लीटली। ठीक, इंडीज़ माउंटेन है यहाँ पे, इंडीज़ माउंटेन है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन है, लॉन्गेस्ट। ठीक है, ठीक, दैट इज, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दिस इज इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये यहीं पे है। कौन सी रिवर है ये? अमेजोन। वो वाला अमेजोन है जिससे तुम सामान ऑर्डर करते हो? नहीं, अमेजोन रिवर। यहाँ पे अमेजोन के घने जंगल भी हैं। ठीक है, कमिंग ऑन टू द ओनली आइलैंड कॉन्टिनेंट दैट इज ऑस्ट्रेलिया। काट क्यों दिया मैंने ऑस्ट्रेलिया को? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ये स्मॉलेस्ट है। अभी मैंने तुमको बताया सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है, तुम बताओ। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये इंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस है, तो भाई आइलैंड कॉन्टिनेंट है, ओनली आइलैंड कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका, अब बारी है अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और ह्यूज कॉन्टिनेंट है, काफ़ी बड़ा है। बेसिकली साउथ पोल जो है इसके ऑलमोस्ट सेंटर में, साउथ पोल के सेंटर में है बेसिकली। साउथ पोल क्या, ये ऐसे, इधर नॉर्थ पोल, इधर हो गया साउथ पोल, यहाँ पे आपको पड़ता है अंटार्कटिका। ठीक है, ये साउथ पोलर रीजन में है, परमानेंटली फ्रोजन रहता है ये, हमेशा इसमें बर्फ़ ही रहती है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं। क्या रिसर्च स्टेशन? अंटार्कटिक ट्रीटी भी है ताकि मिलिटराइज ना करा जाए अंटार्कटिका को, सबके लिए ओपन रहे ये। ठीक है, परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस रहता है, थिक आइस शीट्स रहती हैं। कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, पुरानी एनसीईआरटी है, भारती, and Bharti and Matri are only working. Dakshin Gangotri is not working but still there. रिसर्च स्टेशन इंडिया के हैं ये। ठीक है, कमिंग ऑन टू हाइड्रोस्फीयर। अच्छा, और क्या क्या है? हाइड्रोस्फीयर के बाद है ओशंस।
ओशंस के बाद है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर में ओशंस आता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड द लास्ट इज लिथोस्फीयर। कहाँ गया? वेयर इज लिथोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, अच्छा ख़त्म। We'll be ending in this maximum to 35 minutes, 15 minutes more max, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये लेक्चर। Coming on to hydrosphere. What is hydro? That means water, anything related to water. Earth is called blue planet. What is called Earth is? Earth is called blue planet because more than 71% of the earth is covered with water. 70% प्लस अर्थ पे पानी है, बट ये पूरा पूरा फ्रेश वाटर नहीं है, ठीक है, खारा पानी है, ठीक। मोर देन 71% पानी से घिरे हुए है अर्थ, पानी है। 29% लैंड है, ठीक है। अगर 71% जो है वो वाटर है तो 29% जो है दैट इज लैंड मास। हाइड्रोस्फीयर में वाटर है ऑल फॉर्म्स में, चाहे आइस हो, चाहे वो बेसिकली वाटर हो, और चाहे तो वाटर वेपर हो, ठीक। जो रनिंग वाटर होता है ओशंस और रिवर्स में, लेक्स में, आइस एंड ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, सब आता है हाइड्रोस्फीयर में। एवरीथिंग वाटर इन ऑल फॉर्म्स में, ठीक। मोर देन 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशंस। टू सॉल्टी, मैंने बोला खारा पानी है, नमकीन है बहुत ज़्यादा, पीने लायक नहीं है ये, ठीक है। जो लार्ज पोर्शन है ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर, लार्ज पोर्शन किसका? 3%, बेसिकली दैट इज द फ्रेश वाटर जिसे हम पीते हैं, ठीक है। ये 3% है हमारे पास फ्रेश वाटर। देख लो कितना कम है। वेस्टेज कम कर दो, वेस्टेज करना बंद करो। ब्रश कर रहे हो तो अनोनमसली मत छोड़ दो ऐसे ही नल खुला। मिशन लाइफ का थोड़ा पार्ट बनो। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म्स ऑफ आइस शीट्स, ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड। अ वेरी स्मॉल परसेंटेज है हमारे लिए फ्रेश वाटर, ठीक है। अब इस 3% में भी ना कुछ तो आइस शीट्स में है। अगर मोटा मोटी मान के चले तो 1% हमारे पास पानी है फ्रेश वाटर जिसे हम पी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दे रखा है 1% भी नहीं, आई एम वेरी रॉन्ग हेयर। 1% भी नहीं, 0.03%। कितना? 0.03%। देखो एक अप्रॉक्स बोल देती हूँ चलो मोटा मोटी, बट नहीं, यू विल बी वेरी एग्जैक्ट हेयर। क्या हमारे पास है? 97% जो पानी है हमारे पास वो ओशंस में है। 3% पानी में से भी, ठीक है, 3% पानी में से भी ओनली 0.03% पानी हमारे पास पीने लायक है, फ्रेश वाटर है, बाकी नहीं है पीने लायक, क्योंकि वो आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स में फ्रोजन है, ठीक, ग्राउंड वाटर में है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। 1% भी नहीं है हमारे पास पानी। मैं बोल रही थी भी 1% है, 1% है, सच्चाई सामने आ गई, 1% भी नहीं है, 0.03%। तो कितना कम है? अभी तो मैं बोल रही थी 1% है, अब तो 1% का बिल्कुल नाम मात्र है हमारे पास फ्रेश वाटर। थोड़ा प्रिजर्व करो। भैया बताओ कौन सा है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन सा छोटा है? दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। देखो हम भले ही हम लोग बोलते हैं कि ब्लू प्लैनेट है, पर तभी हमारे पास वाटर का कितना शॉर्टेज है। लोगों के पास पीने को पानी नहीं होता है क्योंकि फ्रेश वाटर कितना कम है, 0.03%। कमिंग ऑन टू ओशंस। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, मेजर पार्ट भाई 97%। इंटरकनेक्टेड ओशन से पहले ही पढ़ के आए। ऑलवेज मूविंग है, हमेशा फ्लो करता रहता है। 3 चीफ मूवमेंट्स है ओशन वाटर के। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स। देखो एक होता है वेव, एक होता है टाइड और एक होता है ओशन करंट, ठीक है। ये सारे ही, चाहे तुम वेव्स के ले लो, चाहे तुम टाइड्स के बारे में बात कर लो, चाहे तुम ओशन करेंट्स के बारे में बात कर लो, इसमें वेरियस टाइप के जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा दैट इज ओशन करेंट्स, क्योंकि इसमें वेराइटीज़ ऑफ जो वार्म ओशन करेंट्स हैं, जो कोल्ड ओशन करेंट्स हैं, चाहे बेंगविला करंट ले लो, लैब्राडोर करंट ले लो, एवरीथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ द मून। बेसिकली मून से रिलेटेड होती हैं ये। नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड आपको देखने को मिलती है, ठीक है। 5 मेजर ओशंस हैं हमारे पास जो हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। अभी मैंने तुम्हें दिखाया मैप में, तुम इनको भी अरेंज करो ज़रा, करो ज़रा, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, करो अरेंज इनको भी, फिर तो आगे पढ़ने ही है हमें, तब तक अरेंज करो।
ठीक है, हो गया होगा अरेंज अब तक। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट है, फिर कट गया ये। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट है, 1/3 अर्थ का पैसिफिक ओशन में। मारियाना जो कि हमारी डीपेस्ट है 11,000 मीटर की डेप्थ पे, वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। क्या बोलते हैं पैसिफिक ओशन में। जो पैसिफिक ओशन है बेसिकली सर्कुलर है शेप में। कैसा है? सर्कुलर है शेप में। जो पैसिफिक है ना वो सर्कुलर है शेप में, ऐसा है, गोलाकार का है। अटलांटिक ओशन आप देखोगे ना तो वो एस शेप्ड का ओशन है। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इनसे सराउंडेड है। अटलांटिक ओशन जो है अभी मैंने तुम्हें बता के आई, मैंने पढ़ी भी नहीं है ये, बट स्टिल मुझे याद है। अटलांटिक ओशन है, सेकेंड लार्जेस्ट है, एस शेप्ड का है। बेसिकली ये इसके जो अराउंड क्या क्या पड़ता है, बेसिकली क्या है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पड़ती है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। अब देख लो, अगर ये नॉर्थ अमेरिका है और इधर साउथ अमेरिका है, पनामा कैनाल है, तो इधर पड़ेगा। ठीक है, इसके वेस्ट में ये है अटलांटिक ओशन। मतलब अंटार्कटिक ओशन के वेस्ट में आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। ये अटलांटिक ओशन है, इसके वेस्ट में आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की कंट्रीज देखने को मिल जाएगी। बट इधर ही आपको ईस्टर्न साइड में यूरोप, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ईस्ट में है इसके बेसिकली अफ्रीकन यूरोपियन कंट्रीज, और आपके वेस्ट में है अटलांटिक ओशन के नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी यहाँ पे। हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वाई, ये जो चीज़ है ना, इट इज़ फ्लैंक्ड बाय दिस की लाइन आपको डायरेक्टली दी जा सकती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देती हूँ उसको मैं। जो कोस्ट लाइन है ना बेसिकली दैट इज़ हाईली इंडेंटेड। जो कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन है हाईली इंडेंटेड है, ऐसे है, आड़ी तिरछी टाइप, इरेगुलर है। ठीक है, आड़ी तिरछी है, मतलब जैसे हम सर्कुलर की बात कर रहे थे तो नहीं है सर्कुलर, इरेगुलर है, इंडेंटेड है कोस्ट लाइन। ये आइडियल लोकेशन प्रोवाइड करती है बेसिकली नेचुरल हार्बर्स के लिए। ठीक है, हर नेचुरल हार्बर्स बनते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो पोर्ट्स। इसको बिजिएस्ट ओशन भी बोलते हैं। सबसे बिजिएस्ट ओशन की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ अटलांटिक ओशन। बहुत ट्रेड वगैरह से लेकर के, ट्रेड एंड कॉमर्स से लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है ये बिजी हो जाता है। इंडियन ओशन की बात करें, इट इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री, ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री, दैट इज़ इंडिया, हमारा प्यारा भारत। जो शेप है ना ओशन की, दैट इज़ ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर इन शेप। सपोज इन ट्राइंगुलर शेप, इधर इंडिया पड़ता है, आपको अफ्रीका देखने को मिल जाएगा, इधर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका, इधर वेस्ट, और ईस्ट में आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा। ये पॉइंटर्स होते हैं, मतलब कुछ पॉइंटर्स होते हैं, इनको दिमाग में बसा लिया करो। ट्राइंगुलर शेप है, नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। अब सदर्न ओशन की बात करें तो सदर्न ओशन जो है दैट इज इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट, कौन सा, अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका है तो इसके ऊपर आपको सदर्न ओशन देखने को मिल जाएगा। बस इतनी, नॉर्थवर्ड एक्सटेंड करता है बेसिकली 60 डिग्री साउथ तक, इसके ऊपर नहीं जाता क्योंकि इसके ऊपर आपको पता है इंडियन ओशन है। ठीक है, आर्कटिक ओशन, अब जैसे अंटार्कटिक ओशन के ऊपर सदर्न ओशन है, ऐसे आर्कटिक ओशन जो आर्कटिक वाला एरिया ना 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला एरिया, उसको सराउंड करता है। तो ये तो आर्कटिक के नाम पर ही है, आर्कटिक सर्कल के सराउंड करता है नॉर्थ पोल को। ठीक है, इसको कनेक्ट करा गया है पैसिफिक ओशन से, नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर है बेसिकली, जिसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो आर्कटिक ओशन को अगर पैसिफिक ओशन से जोड़ना है तो कौन जोड़ रहा है, बेरिंग स्ट्रेट। कौन जोड़ रहा है, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक, ठीक है, अभी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इस्तमस का मतलब मैंने आपको बताया, इस्तमस दो बड़े बड़े लैंड मासेस को जोड़ती है, स्ट्रेट दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है। क्या करती है, दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है स्ट्रेट। ठीक है, जैसे अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन को जोड़ रही है बेरिंग स्ट्रेट, तो कितनी बड़ी वाटर बॉडीज़ को एक स्ट्रेट जोड़ती है। दो बड़े लैंड मासेस की अगर मैं बात करूँ तो इस्तमस जोड़ती है दो बड़े लैंड मासेस को, या कह लो सेपरेट करती है, जोड़ती है। ठीक है, स्ट्रेट, स्ट्रेट जो है बेसिकली कनेक्ट करती है। ठीक है, कनेक्ट करती है दो बड़े वाटर बॉडीज़ को। अब आर्कटिक कोस्टल जो है ओशन नहीं, आर्कटिक ओशन जो है वो बाउंड करा गया है नदर्न कोस्ट से, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया वाला जो एरिया, यूरेशिया का एरिया जो आपको देखने को मिल जाता है, जो यूराल माउंटेन्स वाला जो है यूरोप और एशिया जहाँ पे मिलता है, और नॉर्थ अमेरिका। कभी कभी यार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो एकदम से कुछ बोलना होता है एंड वो कुछ निकल जाता है मुंह से। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, अर्थ जो है बेसिकली एक लेयर ऑफ गैसेस से सराउंडेड है, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें जो है ये थिन ब्लैंकेट है बेसिकली एयर का। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तभी जा कर के हमारा बायोस्फीयर बनता है। अगर एक भी जो एलिमेंट है वो मिस हो जाएगा तो लाइफ सर्वाइव नहीं हो पाएगी, लाइफ नहीं हो पाएगी, लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक,
ये हमें प्रोवाइड करता है एयर, जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल जो इफेक्ट होते हैं ना सन की रेस से। अब देखो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो हमें सन की यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। ठीक, इसकी जो हाइट होती है ना एटमॉस्फेयर की, बेसिकली जो हाइट होती है वो 1600 किलोमीटर तक जाती है, 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है एटमॉस्फेयर की हाइट। इसको 5 बेसिकली मेजर लेयर्स में बांटा जा सकता है, उनके टेम्परेचर को और अदर प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। ये जो लेयर है ना, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है, हवा में ही होती है, अर्थ के सरफेस में होती है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद हो गए स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कितना किलोमीटर तक होता है। एवरीथिंग इज गिवन इन 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतना याद रख लो, अगर मैं कभी भी नाम लूँ ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है। कैसे बनता है एटमॉस्फेयर? सबसे पहले होगा ट्रोपोस्फेयर, फिर इसका ट्रोपोपॉज आ जाएगा यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाएगा। देन हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आ जाएगा आपका मेसोस्फेयर, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा स्ट्रेटोपॉज। फिर आ जाएगा आपका, जैसे देखो ना कई सारी चीज़ों में आप लेयर होती है, ठीक है, अर्थ के अंदर, अर्थ का इंटीरियर में लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो जैसे अर्थ का जो इंटीरियर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, कोड जो क्रस्ट मेंटल कोर है, तो इसी तरीके के अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है दैट इज ऑल्सो लेयर्ड। ठीक है, मेनली हमारे पास देख लो गैसेस कौन से हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक्स अप 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो क्लीन ड्राई एयर है, ठीक है, 99% बनाते हैं ये। नाइट्रोजन हमारे पास 78% है, ऑक्सीजन 21%, और अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर ये 1% है, ठीक है, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी। तो 99% बेसिकली क्लीन एयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही बनाती है, और नाइट्रोजन है हमारे पास 78%, ऑक्सीजन 21%, ये हो गया 99%, एंड 1% बचा लो, तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड ईच एंड एवरीथिंग। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं भाई, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाइट्रोजन जो हेल्प करती है ऑर्गेनिजम्स को, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं होगा तो आपके प्लांट्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होती ना यार, तो तुम ये समझो कि अर्थ पे इतनी बर्फ होती ना, अर्थ इतने ठंडा प्लानट हो जाता बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं ये बात बोल रही हूँ कि यार इतना अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड है, बट अब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एक्सेस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, इन सब की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है। पर जो अर्थ का मेंटेन टेम्परेचर है ना, जो हम अर्थ को गर्म रखता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही है हमारे पास। देखो यहीं पे ये भी यही बात लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में है, ये एब्जॉर्व करती है बेसिकली हीट जो अर्थ रेडिएट करती है ना। आपने पढ़ा होगा हीट बजट, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे। हीट बजट, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, हीट बजट ऑफ द अर्थ क्या है, सारी चीज़ें विल बी कवरिंग। बट यहाँ सिर्फ स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, 6th क्लास की एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, हमारे प्लानट को गर्म रखता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो डेंसिटी है वो एटमॉस्फेयर की हाइट पे वैरी करती है, हाइट पे वैरी करती है डेंसिटी। ठीक है, ये बात याद रखना। It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. बेसिकली जो डेंसिटी है, जब हम ऊपर जाएंगे ना एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, डेंसिटी कम होगी, क्या होगी, डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होने की वजह से ही, एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से ही जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स थी। आई रिसेंटली विजिटेड रोहतांग पास एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे मैंने देखा कि थोड़ा बहुत लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे, क्योंकि यार देखो हाई ऑल्टीट्यूड है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह कैरी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर में वैरी करती है हाइट से, और ये मैक्सिमम होती है सी लेवल पे। जितना आप सी के पास होंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डेंसिटी मिलेगी, सी के जितना नज़दीक होंगे, और जैसे ही आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, माउंटेन की तरफ और जाएंगे, तो आपको जो डेंसिटी है वो कम मिलेगी। तो क्लाइंबर एक्सपीरियंस करते हैं भाई प्रॉब्लम। अब माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करते हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर मैं बता रही हूँ ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं कह सकती हूँ। तो हाई ऑल्टीट्यूड से ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस भाई, नॉर्मल लैप्स रेट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कितना होता है नॉर्मल लैप्स रेट बताओ। तो टेम्परेचर है ना ये डिक्रीज़ करता है जब हम ऊपर जाते हैं।
जैसे हम हाइट अटेन करते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती है। कई बार होता है जब हम हाइट अटेन कर लेते हैं तब टेम्परेचर में नहीं भी कमी होती है। दैट इज़ क्या होता है उसे, क्या इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर होता है ना ये एक्सर्ट करता है प्रेशर अर्थ पे। ठीक है, ये डिफरेंट होता है, वैरी करता है प्लेस टू प्लेस बेसिकली। तो बेसिकली जो एटमॉस्फेयर है, अब आपकी कोई चीज़ ऊपर है, ये अर्थ है, तो ये आप पे प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ऑब्वियसली आप अपने सर पे कुछ किताब रख लो, तो आप कुछ भी रख लो, बोरा रख लो, कुछ भी जो आपको जितना रख सकते हो, तो देखो प्रेशर लगाता है आपके ऊपर कि नहीं लगाता, लगाता है ऑब्वियस। तो ये तो एटमॉस्फेयर में है, लेयर्ड एटमॉस्फेयर है, तो ये प्रेशर डालेगा ना अर्थ पे, डालेगा प्रेशर। और ये प्रेशर जो है बेसिकली वैरी कर सकता है। दिस वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरिया जो हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है कभी। अब देखो, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहाँ पे जो बात कही गई है ना, उसको अगर मैं ऐसे समझाऊँ, जो हाई प्रेशर होता है लो प्रेशर की तरफ अर्थ मूव करती है। अर्थ का मूवमेंट हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। जब मैं तुम्हें बेसिकली विंड्स पढ़ाऊँगी, ठीक, हॉर्स लैटिट्यूड एवरीथिंग जब हम पढ़ेंगे, तो ये जो अर्थ डोलड्रम्स पढ़ेंगे, ठीक, तो जो इक्वेटर वाला एरिया होता है ना, 0 डिग्री वाला इक्वेटर वाला, ये लो प्रेशर का जोन होता है। क्या होता है, ये लो प्रेशर का जोन होता है। 0 डिग्री वाला लो प्रेशर का जोन होता है। तो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, और ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट भी होती है। बताना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। एक का पता कर लोगे, दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब भाई बहती हुई हवा को ही विंड बोलते हैं ना हम लोग। एयर तो स्टेबल है, एयर जो मास है बेसिकली दैट इज स्टेबल, जेट स्ट्रीम एवरीथिंग विल बी कवरिंग। मूविंग एयर को हम लोग विंड बोलते हैं। हवा क्या है, मूविंग, पवन पुत्र हनुमान, मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। अब व्हाट इज बायोस्फीयर, ऊपर बताया मैंने तुम्हें, जहाँ पे 3 मेजर एलिमेंट्स हैं अर्थ के वो मिल जाएंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वहाँ पे होगा बायोस्फीयर। बेसिकली वो नैरो जोन होता है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर मिलता है। ये जोन है बेसिकली लाइफ का, यहीं पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है। यूनिक प्लानट है भैया हमारा अर्थ, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। थैंक यू अर्थ हमें लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो अर्थ का जो बायोस्फीयर वाला पार्ट है वहीं पे लाइफ पॉसिबल है। गोल्डीलॉक्स जोन भी कह सकते हैं इसे। एग्जैक्टली कौन डिफाइन करेगा गोल्डीलॉक्स जोन, बताओ कौन डिफाइन कर सकता है गोल्डीलॉक्स जोन। अब देखो, देयर आर सेवरल स्पेशल ऑर्गेनिजम्स, कितना बच रहा है, दैट इज एनफ। ठीक है, देयर आर सेवरल स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स टू बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। आप देखते हो ये एरिया है, ये बायोस्फीयर है अपना, ये बायोस्फीयर है, ये एल, ये ए और ये हाइड्रोस्फीयर। एल बताओ क्या है, लिथोस्फीयर, ए क्या है, एटमॉस्फेयर, एच क्या है, हाइड्रोस्फीयर। अब बेसिकली हमारे पास छोटे माइक्रोब से लेकर के ना बड़ा जॉइंट वेल, हाथी जैसे बड़े बड़े मैमल्स भी हैं। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दे आर इंक्लूडिंग आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। भाई हम एक दूसरे से तो जुड़े ही हुए हैं, पर हम बायोस्फीयर से भी जुड़े हुए हैं, इस एरिया से भी जुड़े हुए हैं अपने सर्वाइवल के लिए। हमें यार रॉक नहीं मिलेगा, हमें एटमॉस्फेयर में हवा नहीं मिल रही है, हमें पॉसिबल नहीं, हमारे गैसेस नहीं है हमारे पास, हमें पानी नहीं मिल रहा है, तो कैसे लाइफ पॉसिबल होगी। तो हमें जुड़े रहना पड़ता है। बेसिकली इनको हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बायोस्फीयर में, इसको हम लोग प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में कर सकते हैं। क्या डिफरेंशिएट, ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर में, एक होता है प्लांट किंगडम जिसमें सारे प्लांट आते हैं, हाँ, और एक होता है एनिमल किंगडम। अब एनिमल में एक तरफ आ जाता है आपका जानवर वाला एनिमल, और हम आते हैं ह्यूमन, हम भी जानवर में ही आते हैं। ठीक है, हमारे कौन है एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर ही रहे होंगे प्राइमेट्स। 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर, लाइफ देते हैं हमें। ठीक, जैसे कि कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स फॉर द वुड, क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड ही तो हैं हम लोग। ठीक है, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग। सिमिलरली अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज हो जाता है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक आया, टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ बेसिकली प्लेट्स का। अर्थक्वेक इज व्हाट इज दैट, टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, सबडक्ट हुई कोई प्लेट, यहाँ का जो धस गया, यहाँ का धस गया, तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ना। ठीक है, तो बस यही बात बोली गई, अर्थ का सरफेस बेसिकली डिस्टर्ब हो गया। अब देयर कैन बी सबमर्जेंस ऑफ द लैंड, अब सुनामी आ गया भाई, सुनामी, कोई आइलैंड था छोटा सा, जैसे आप देख रहे हो कि आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है कि ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, तो छोटे छोटे आइलैंड पे है ना वो बहुत खतरा है कि वो लाइक डूब सकते हैं। यही सारी बात कही, सुनामी आ गया, ग्लेशियर पिघल गया, तो छोटे छोटे आइलैंड को खतरा है। अब रिसेंटली जब ये के बाद अंडमान एंड निकोबार में सबमर्ज हो गया, तो कुछ पार्ट बेसिकली, कुछ पार्ट, छोटा सा पार्ट। अब डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल, जैसे कि लेक्स में वेस्ट मटेरियल, फैक्ट्रीज का कितना गंदा पानी ले लो आप,
या फिर लोग वाटर पोल्यूशन को ले लो, ठीक है, बेसिकली अनसूटेबल हो जाता है ह्यूमन यूज़ के लिए। अब गंदा पानी तो हम नहीं पी सकते ना, उसको फ़िल्टर ही करना पड़ेगा, ठीक है। डैमेज कर देता है बेसिकली अदर फॉर्म्स। अगर हमने एक में पोल्यूशन करा, अगर हमने किसी लेक को पल्यूट करा, क्या होगा? यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, जो ऑर्गेनिजम्स उनको सांस नहीं आएगी, दे विल डाई अल्टीमेटली, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं? एमिशंस होता है। किससे एमिशंस होता है? इंडस्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट से, व्हीकल से, जैसे गाड़ी हम लोग चलते हैं, पल्यूट करते हैं हम लोग एयर को, ठीक है। चाहे आप कितना पोल्यूशन का पर्चा बनवा लो, बट कुछ ऐसे आपको अतरंगी लोग देखने को मिल जाएंगे जिनके जो एग्जॉस्ट होता है ना गाड़ी में, क्या बोलते हैं, साइलेंसर, उससे काला धुआं निकलता हुआ देखते होगे आप, इतना गंदा, बेसिकली जो टिपिकल इन द ट्रक्स और जो मेटाडोर टाइप होती हैं व्हीकल्स। अब इसमें इंडस्ट्रीज़ भी आएंगे, थर्मल पावर प्लांट, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स। व्हीकल्स भी, छोटा व्हीकल्स, अब ईवीज़ पे फोकस है। ईवीज़ पे क्यों फोकस है? बिकॉज इससे इतना एमिशन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी एयर का, बट जैसे जैसे इसका भाई लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट जैसे ही इसका जो अमाउंट है ना वो ज़्यादा होने लगता है, तो ग्लोबल टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाता है, तो उससे होता है हीट ट्रैप हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। इसीलिए हमें जो देयर इज़ अ नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी जाती है, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिशन लाइफ होता है, ठीक, मिशन लाइफ होता है ऑफ द अर्थ टू मेंटेन, भाई बैलेंस होना चाहिए ना, नेचुरल नेचर है और जो डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर हैं, डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं बेसिकली, जो लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, संतुलन बना करके रखना चाहिए, तभी तो हम अच्छे से लाइफ जी पाएंगे। नहीं अल्टीमेटली सबकी डेथ हो जाएगी किसी ना किसी पोल्यूशन की वजह से। UV रेज से स्किन कैंसर हो सकता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, वाटर पोल्यूशन, बेसिकली आपको एक्सटेंट एनिमल हो जाएगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज को रिलेटेड ऑन दिस प्लानट, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब भाई कुछ क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ? बताओ, फुल फॉर्म बताओ क्या है ये? नेम द मेजर कॉन्टिनेंट, तुम बता लो, देख लो क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं PDF तो टेलीग्राम पे है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स फ्रॉम यूरोप, बेसिकली सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया, दैट इज, बताओ बताओ बताओ, 1 2 3, अब तक तो पता चल जाएगा। कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका लिंक टू साउथ अमेरिका बाय स्थमस है, स्ट्रेट है या कनाल है? क्या है? स्थमस क्या? 2 बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करती है। स्ट्रेट 2 वाटर बॉडीज, 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, स्ट्रेट, ठीक। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेजेस, व्हाट इज इट? इज इट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड? यू गोना टेल मी। डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक, एटमॉस्फेयर में, हाँ भाई मैंने तो देखा था एटमॉस्फेयर में तो रॉक्स ही होते हैं, तुमने क्या देखा? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अरे हाँ यार, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट तो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया तो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इसके लिए हम जस्ट जोकिंग है भाई, 40 मिनट 45 मिनट पढ़ा के एक ही चीज़, बट स्टिल दैट इज एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मारियाना ट्रेंच अबाउट 11K डेप्थ, मीटर में डेप्थ होती है। द ओशन इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री, दैट इज इंडियन ओशन। खुद ही कर देते, मुझे पता है तुम लोग तो बताने वाले हो नहीं, तो मैं ही बता दूँ। दैट द डैश इज द नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर, बायोस्फीयर। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर नोन एज, क्या बोलते हैं यार इनको? यूरेशिया। द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अर्थ इज माउंट एवरेस्ट, 8000, इतना ही है ना? चेक करके बताओ यार कितना है, 8848 है ना? यही है यार, इतना मुझे याद था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, बेसिन क्या होते हैं, स्ट्रेट, ये सारी चीज़ें विल बी कवरिंग इस थमस, अच्छे से यार कवर करेंगे, ठीक है। 40-45 मिनट का था ये वीडियो, कैसा लगा तुम्हें तुम लोग बताओ मुझे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आया तो, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, कौन सा चैप्टर था, बेसिकली लैंडफॉर्म्स वाला था क्या, भूल गई हूँ मैं, देखो, हाँ लैंडफॉर्म्स वाला था, लैंडफॉर्म्स वाला कवर करेंगे। एंड ठीक है, बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।